फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेडी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से हम आपका स्वागत करते हैं हमारी पीवाईक्यू सीरीज में, जो कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी कई सारे टॉपिक उसमें कवर कर लिए हैं। आपको पता है कि हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ के लिए, चूंकि अब आपके लास्ट दिन बचे हुए हैं, तो उसके लिए आपको कैसे मैनेज करना होगा उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको साथ ही साथ रिवीजन करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन करना और कॉन्सेप्ट को दोबारा से सीखने के लिए। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो बहुविकल्पी हमारा बोर्ड में आ रहा है वो 20 बहुविकल्पी आ रहे हैं और उसमें हमने इससे रिलेटेड 40 बहुविकल्पी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैंने सोचा था कि अब बहुविकल्पियों को कंटिन्यू करेंगे, पर आई थिंक पहले हम लोग को कुछ विस्तृत टाइप के यानी कुछ लॉन्ग आंसर टाइप और कुछ अति लघु भी कवर करने होंगे, क्योंकि हम लोग का बैलेंस बना रहे। ठीक है, अभी मैं जो मेरे पास 2024 का यहाँ पर है क्वेश्चन पेपर, उसको मैं डिस्कस करूंगा दूसरी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मींस लॉन्ग ये बोले तो ये सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन कंटेंट इसमें अच्छा आपको लगाना पड़ेगा, इसमें मतलब कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और वेलकम टू डे 5। और आज के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमारा है विस्तृत टाइप, यानी कि हम लोग यहां लिख देता हूं मैं, अति लघु है। ये अति लघु है जिसमें 2 मार्क्स का आपके पास ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप इसमें मैं अभी सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से 2 मार्क्स के लिए भी हमसे मेहनत कितनी करवा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट। आपको क्या करना है, आपको जो मैंने तरीका बताया है कि नोटबुक निकाल लीजिए और साथ साथ मेरे सॉल्व करते रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 सेट 1 में है, ये सेट फर्स्ट है, सेट सेकंड का भी आएगा तो वो भी हम साथ ही साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे, ये देखो क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, समीकरण क्या कह रहा है, एक समीकरण हमें द्विघात समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रम का फल ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि मैं लिख देता हूं कि मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमें योग ज्ञात करें। ठीक है, ये आपको करना है। चलिए भाई साहब सॉल्व करते हैं, इसमें देखो क्या करना है। इसमें हमसे कह रहा है, सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं इसको, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मैंने आपसे बात की थी कि एक बहुपद होता है हमारे पास, और उस बहुपद में हमारे पास उसके 2 मूल होते हैं, और वो मूल क्या होते हैं, वो एक्स की वैल्यूज होती है। वो मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी बहुत बार। अब हम बात कर रहे थे कि उसके जो 2 मूल होते हैं, मैंने आपको बताया था कि उनको हम किससे, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, 2 बताते हैं। उसमें मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी। क्या बताई थी, एक बताया था कि अगर इन दोनों का योग ले लें, मतलब इन दोनों को प्लस कर दें, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी बाई ए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत टाइम। और मैंने बताया था कि इनका गुणनफल करोगे, यानी कि अगर हम कर दें अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है, वो सी बाई ए होता है। ये मैं आपको डिस्कस कर चुके हैं, मतलब ये बता चुका हूं मैं आपको। अब हमसे ये कह रहा है कि जो मूल है ना इसके, यानी इसके क्या मूल होंगे, एक कोई अल्फा होगा एक कोई बीटा होगा, ये इसके मूल होंगे। और जो इनके अल्फा बीटा आए उसका व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। मतलब व्युत्क्रम मतलब समझते हो, रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड दे दो तो वो व्युत्क्रम आ जाता है। क्या मतलब इसका, जैसे मैं इसका अल्फा का निकालूंगा व्युत्क्रम तो यह आ जाएगा 1 बाई अल्फा, इसका निकालूंगा बीटा का तो क्या आ जाएगा 1 बाई बीटा। फिर क्या कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मतलब मेनली हम लोग को प्लस निकालना है, योगफल निकालना है किसका, इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि ये प्लस लगा दो यहां पर भी। समझ में आया? पहले हमसे क्या पूछ रहा है वो मैं बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, अभी क्वेश्चन ही बता रहा हूं आपको कि इसमें हमें मूल पूछ रहा है, लेकिन मूलों के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। मतलब हमें 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा की वैल्यू बतानी है। ये है मेरा क्वेश्चन। अब मैं क्या करता हूं, यहीं पे मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं ताकि आसानी होगी। कैसे होगी, अब आपको पता है कि जब भी आपको इस तरीके से भिन्न में लिखा रहे तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप पढ़ के आए होंगे। इसको कैसे करते हैं, एक तरीका तो होता है हम एलसीएम ले लेते हैं, जब हमारे पास नंबर होता है 1/2 प्लस 1/3 है तो एलसीएम लेके उसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, तिर्यक गुणा से। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ये देखो बीटा को यहां मल्टीप्लाई किया, अल्फा को यहां किया, और नीचे इसका हो जाता है अल्फा बीटा। ये होती है, यानी कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को मैं ये भी लिख सकता हूं। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं, मैंने इसकी वैल्यू भी निकाल दी, हमसे ये पूछ रहा है। अब बीटा प्लस अल्फा लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है कि योग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर ये माइनस होता, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें जो मेनली निकालना है, यहां से मैं जो अपना फाइनली लेके आता हूं, वो मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है किस समीकरण के लिए, ये क्या होते हैं, मूलों का योग है। किस, कौन से मूल, ये समीकरण में जो दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा, अब यहां पे हम निकालते हैं पहले, यहां पे हम निकालते हैं पहले मूल इसके। सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको मैंने बताया था आपको कि इसमें ए क्या है, हमारा ए है, हमारा ए किससे, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है
एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहां से मैंने बताया था ये कर सकते हो। ए की वैल्यू यहां से 1 आ रही है, बी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है माइनस का 7, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है 12। अब निकालना है क्या हमें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा देखो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का, क्योंकि पहले से फॉर्मूले में माइनस है, बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 7 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां से मेरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ 7 आ जाएगी। क्लियर। अब इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होती है, सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है 12 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो सी बाई ए यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ 12। अब क्या करो, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में यानी कि समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 12, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 7 बाई 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और अब ये देखो, ये हम लोग एमसीक्यूज नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अति लघु कर रहे हैं। इट मींस जो भी है, अब हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, चाहे वो अति लघु हो, विस्तृत हो, लघु उत्तरीय हो, जो भी हो। तो एक चीज आप नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में आप क्या लिख रहे हैं इस पर तो डिपेंड करता है, साथ साथ आप कैसे लिख रहे हैं उस पर ज्यादा नंबर मिलता है आपको। आपने यही सवाल लगाया, लेकिन आपने ऐसा लगाया कि आपने डिटेल मेंशन ही नहीं की, डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके यहां से वैल्यू लिया, तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो इतना समझ नहीं पाएगा और आपको कम नंबर देगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है तो आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। तो आपको करना कैसे, आपको यहां से चाहो तो आप यहां से भी सोल्यूशन निकाल सकते हो इस तरीके से, लेकिन आपको ये वाली वैल्यू यानी कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा में ये कैसे किया, ये वाली वैल्यू भी आपको लेनी पड़ेगी। तो आप ये सारी डिटेल उसमें अपने सोल्यूशन में मेंशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा है। अब इसमें यही है कि इसमें हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ही हम सारी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको बहुपद से मिल जाएंगे, वो सेट 2 में भी मैं बताऊंगा कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए और समीकरण, इसमें भी हमें 2 समीकरण, लेकिन ये द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 64 इज इक्वल टू 0, और दूसरा में समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का है, ये माइनस का है 8 ऑफ एक्स प्लस का के इज इक्वल टू 0। ये दो हमें समीकरण दे रखे हैं। इसमें कह रहा है कि दोनों के मूल वास्तविक होंगे। मैंने आपको बताया था कि इसके मूल होंगे, तो कह रहा है कि दोनों के मूल वास्तविक होंगे तो के का धनात्मक मान बताइए। धनात्मक मतलब इसका हमें इसके हो सकता है 2 वैल्यू आए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमें इसकी पॉजिटिव वाली धनात्मक मान बताना है इसमें। ठीक है, धनात्मक मान क्या होगा ये हमें बता रहा है। ठीक है, और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि यहां पर कि जब भी मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे ये पेपर अवेलेबल है, आप इसे निकाल के प्रिंट करवा के भी रख लीजिए, ताकि आप सॉल्व करते रहिए। और क्वेश्चन आपको समझ में आता कैसे है, मैं तो पढ़ लेता हूँ भाई, मुझे समझ में आ गया, लेकिन वहां पे आपको क्वेश्चन समझ में ये ना है कि क्या पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको ये पेपर होना जरूरी है। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या कह रहा है भाई, देखो दोनों के मूल वास्तविक होंगे। अब मैंने आपको बताया था मूल वास्तविक होने के केस में थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा, अगर आपने मेरी पिछली 3 वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने विविधकर का जिक्र किया है। विविधकर को मैंने कई बार रिपीट किया है कि विविधकर होता क्या है। मैंने उसमें बताया था कि डी हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारे पास विविधकर। और विविधकर के केस में मैंने बताया था कि 3 कंडीशन आती है हमारे पास। एक, जब विविधकर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है, यानी कि डी की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ गई। फिर एक केस ये होता है कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, या डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू लेस देन 0 है, तो उसके केस में क्या होगा, यानी कि जब डी 0 से छोटा हो, डी 0 से बड़ा हो, या डी 0 के बराबर हो। तो इसमें मैंने बताया था कि जो हमारे मूल होंगे वो वास्तविक होंगे तथा समान होंगे, एक जैसे होंगे मूल। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। असमान मतलब बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें क्या था, अगर डी 0 से भी छोटा आ जाए तो 0 से छोटा क्या होगा, निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू के लिए हम बताते हैं कि यहां पर हमारे पास वास्तविक नहीं होंगे ये, जब ये 0 से मतलब 0 बड़ा हो जाए और जो हमारी बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू वो निगेटिव हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, वो वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक भी बोल सकते हो, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि मूल वास्तविक होंगे, तो यानी कौन से केस, इस केस की बात कर रहा है, मूल वास्तविक होंगे।
अगर इसमें कह देता कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे तो हो सकता है मैं दोनों के लिए चेक कर लेता हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि तो हम ऐसा करते हैं, दोनों के लिए चेक करते हैं, ये d इक्वल टू 0 के लिए भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इसके जो मूल है वो समान आ रहे हैं इन दोनों के। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक d1 निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, एक निकालेंगे d1। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए। और इसमें क्या है भाई साहब, ये देखो यहाँ पे, अब मैं दोबारा दोबारा मेंशन नहीं करने वाला, वही वहीं से आप ले सकते हो। जैसे अगर मैं d1 की भी बात करूं, इसे मैं समीकरण नंबर 1 कह देता हूं, इसे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से देखो तो एक b की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, k है ना, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो k स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए कहां पे है हमारा भाई साहब, ए देखो यहाँ पर 1 है ना, जब मैंने बताया था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ए 1 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 64, ये है हमारे पास। ठीक है, अब यहां से जो मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू होती है ना d1, ये बात करते हैं हम लोग, ये d की बात करते हैं डायरेक्ट, तो जब ये निकाला जाता है, मतलब जब आप पढ़ोगे श्रीधराचार्य नियम द्वारा इसकी जो वैल्यू निकालती है, मोल निकालते हैं, तो इस तरीके से होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2 ऑफ ए। तो ये जो वैल्यू होती है ना d, ये इस पूरे की वैल्यू होती है। और ये क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है हम बी स्क्वायर से इसे बताते हैं। इसका मतलब कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में रहता है, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, रूट लेना होगा। ठीक है, समझ में आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे जब निकालेंगे इसकी वैल्यू हम लोग, तो d1 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4ac, इसको देख लो और सिंप्लीफाई करके लिख लो, अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 64 4 मतलब कि 64 चौका कितना होता है 256। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसे, इक्वेशन नंबर 1 2 तो बोल चुके हैं, इसे 3 बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसे। ठीक है, अब आओ, अब मैं यही चीज ये d2 निकालूंगा, d2 किसके लिए निकालूंगा, d2 निकालूंगा दूसरा विविध कर मैं निकालूंगा अपने इसके लिए, इसके लिए यहाँ पर निकालूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के लिए, दूसरे समीकरण के लिए निकालूंगा। चलो भाई बताओ, अंडर रूट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो भाई बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा ये, माइनस का 4 इंटू के की वैल्यू 1, एक सी है 4ac यानी कि 1 यहां से आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, d2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 64 माइनस का 4k, इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अब मैं आपको दोनों चीज बताइए कि अगर मैं d की वैल्यू 0 रख दूं तो समान केस में आ जाएगा यहाँ पर, अगर मैं d की वैल्यू यहाँ पर वास्तविक मूल हमसे कह रहा है तो मैं ये वाला केस लेता हूं कि अगर मेरी d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 की, यहाँ पर ये इस तरीके से होता है, मतलब कि बराबर भी हो सकता है और क्या हो सकता है 0 से बड़ा भी हो जाए, इसमें सिर्फ एक कंडीशन होती है, सिर्फ बराबर वाली होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम चेक करेंगे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 के लिए कि कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, वहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। मेन हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी होगी, कौन सी, पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक वैल्यू की बात करनी है हम। चलो आओ भाई देखो इक्वेशन नंबर 3 से देखो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा यहाँ पर, के स्क्वायर माइनस का 256 ये ओवर रूट में है, और ये अगर मैं बात करूं कि क्या है वास्तविक मूल की, तो ये मेरी डी की वैल्यू है और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही तो है, क्योंकि वास्तविक मूल के लिए हमें यही, वास्तविक और समान के लिए हमें यही कंडीशन लगानी थी। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बोथ साइड क्या कर दो स्क्वायरिंग, मतलब कि दोनों तरफ रूट लेने पर, यानी कि स्क्वायर लेने पर, वर्गमूल लेने पर स्क्वायर रूट लेने पर क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर माइनस का 256, ये 0 का तो 0 हो जाएगा, ये तो आपको पता है कि रूट हट जाता है स्क्वायर लेने पर, वही चीज आएगी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन 256, और तो यहाँ से हो जाएगा के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 256 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हमारे पास एक आ गई, इस इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूं मैं। इक्वेशन नंबर 5 से मैंने क्या बन गया कि के की वैल्यू, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी नंबर का, जैसे कि 4 का स्क्वायर में करूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आती है हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस 2 आती है, क्या आती है प्लस माइनस 2 आती है, इस तरीके से इसकी भी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 16, इसी वजह से इस क्वेश्चन में हमसे धनात्मक वैल्यू की बात की। ये तो आ गया इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए, इट मींस इसके लिए देखेंगे जो हमने वेद कर यहाँ पे निकाला है। चलो इसके लिए क्या आ जाएगा, 64 माइनस का 4 के रूट में, ठीक है, और ये ग्रेटर लेस देन 0, क्योंकि हम लोग वास्तविक के समान, एक मूल वास्तविक की बात कर रहा है, ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब 64 इसका भी क्या कर दो, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 4 के, इस तरीके से। फिर क्या हो जाएगा जब इसका लोगे, मतलब कि इसको इधर लेके जाओगे तो 64, और ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से 16 ग्रेटर देन के, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो वही चीज है कि के जो हमारा ग्रेटर देन 16 है, के यहाँ पे भी हमारा के क्या है वो ग्रेटर देन 16 है, ठीक है।
तो अब हमें यहाँ पे मिला क्या, यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक मिल रही है 16 मिल रही है, यहाँ पे हमें प्लस माइनस दोनों मिल रही है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक वैल्यू लेनी है। तो जैसे ही मुझे धनात्मक वैल्यू लेनी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरा, उस केस में मेरी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। इससे भी और इससे भी मैं माइनस वाली इसको छोड़ दूंगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं कि के का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको मेन क्वेश्चन में यही कह रहा था कि हमें ये दिखाना था कि पूरा प्रोसेस करके वेट कर निकाल के आपको बताना था कि के की वैल्यू जो होती है वो 16 आ रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये भी समझ में आ गया होगा इसको। तो जब मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो आई थिंक आप मेरे साथ ही सॉल्व करते रहें और उसमें अपनी कॉपी में भी उतार लें, अपनी नोटबुक में भी नोट करते रहें। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बाद में अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने बहुलक के बारे में आपको बताया था कि बहुलक क्या होता है और इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने सेट लिया है, इस सेट में हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूला पता होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं, मतलब एक सारणी हमें दे रखी है और उसमें हमें कह रहा है कि ये बताइए इसका बहुलक क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है कि वर्गांतर हमें दे रखा है एक, और एक दे रखा है हमें बारंबारता। चलो भाई, क्या क्या दे रखी है बारंबारता, इस तरीके से बॉक्स बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और इसमें वर्गांतर दे रखा है 1 से 3 तक का, फिर इन्हें दे रखा है 3 से 5 तक का, फिर इन्हें दे रखा है 5 से 7 तक का, और फिर इन्हें दे रखा है 7 से 9 तक और 9 से 11 तक। ठीक है, ये 5 इन्होंने वर्ग अंतराल हमें दे रखे हैं और इस वर्ग अंतराल में हमें अलग अलग वैल्यू दे रखी है। किसकी, बारंबारता में दे रखी है। कितनी, इसकी है 7, ये है 8, ये है 2 और ये है 3, ये है 1। हमसे कह रहा है इसमें बहुलक बताइए, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक क्या होगा। ये बताओ बहुलक क्या होगा, इसमें ये बताना है। चलो भाई बताइए बहुलक क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए बहुलक के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बहुलक होता क्या है। जब भी हम कोई बारंबारता लिख देते हैं, अगर ये सारणी ना लिखी होती, नॉर्मल आपको कहीं लिख दिया होता 2 2 3 2 5 4 2 3 2, तो अब मैं इसमें पूछता आपसे कि बहुलक क्या है। तो जब भी हमें कोई बारंबारताएं दे रखी हो, हमसे उसमें बहुलक पूछे, तो बहुलक यानी जो कई बार रिपीट हो, जो जिसकी बारंबारताएं सबसे अधिक हो, वही होता है हमारी क्या होता है, बहुलक होता है। यानी इसका बहुलक जब मैं लिखूंगा तो वो आ जाएगा 2। ठीक है, इसका बहुलक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी सबसे ज्यादा बार आएगा वो हमारा बहुलक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, यहाँ पर हमें साड़ी दे रखी है। ठीक है, और इस साड़ी के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बहुलक का फार्मूला लिखना पड़ेगा। क्या होता है बहुलक का फार्मूला, ये देख लीजिए। बहुलक का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। बहुलक बराबर होता है L प्लस, और इसमें क्या वैल्यू होती है, मतलब क्या मीनिंग होती है इसके मैं बताऊंगा अभी। L प्लस F माइनस F1 डिवाइड बाई 2F माइनस का F1 माइनस का F2 इंटू H। चलो भाई, ये आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इसे। इसमें होगा क्या, देखो इसमें जो L है ना वो है निम्न सीमा। L क्या है हमारे पास, निम्न सीमा है। L है हमारे पास निम्न सीमा। ठीक है, H क्या है, H बोलोगे जैसे वर्ग अंतराल 1 से 3 3 से 5 5 से 7, तो इसमें जो डिफरेंस है इनका, यानी माप बोलते हैं, माप बोलते हैं, या आप इसमें अंतर भी बोल सकते हो, इसमें कि दो वर्ग अंतराल के बीच का अंतर, 3 से 5 के बीच का, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का अंतर क्या होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर F क्या होता है, F होता है हमारे पास वो बारंबारता। कौन सी बारंबारता, जिसपे सबसे अधिक हो, ये जो है F, ये होता है हमारे पास F। F क्या होता है, F होता है हमारे पास बहुलक की सबसे अधिक बारंबारता। तो हम लोग बोल सकते हैं अधिक बारंबारता, अधिक बारंबारता। फिर यहाँ पे F1 भी आता है। F1 क्या होता है, F1 होता है कि जैसे ये हमारी बारंबारता आ गई सबसे अधिक वाली, उससे पहले वाली की बारंबारता। ठीक है, तो F1 यानी कि F से पहले, F से पहले की बारंबारता। फिर क्या आता है, फिर F2 भी आता है। F2 है ना फार्मूले में, वो F2 क्या होता है, F2 होता है F के बाद वाली, F के बाद वाली बारंबारता। ये देखो फिर से मैं बता देता हूं, ये मैंने फार्मूला लिख दिया इसमें। इसमें हमारी L जो होती है वो निम्न सीमा होती है। अब मैं क्वेश्चन में बताता हूं, वहां से और ज्यादा समझ में आ जाती है, वहां से ज्यादा रिलेट कर पाओगे। और देखो क्या होता है, और तो कुछ नहीं, हाँ बस यही हमारे पास।
अब बहुलक हमसे कह रहा है, तो बहुलक में मैंने बताया कि जिसमें सबसे ज्यादा बारंबारता सबसे ज्यादा अधिक होती है। तो तुम्हें ये सारी देख के समझ आना चाहिए, जब तुम्हें ये दे दिया है क्वेश्चन, तो इसमें तुम्हें समझ आना चाहिए कि सबसे ज्यादा बहुलक किसमें है, इसका बहुलक क्या है इसमें। तो मैंने बताया था जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें किसकी है? आपको वेदनान भाई, ये देखिए 8 है इसकी, तो यानी कि ये हमारा हो गया बहुलक, यानी कि 8 आ गया हमारे पास, इसकी सबसे ज्यादा बारंबारता अधिक है। चलो भाई, अब जब इसकी बारंबारता अधिक है ना, तो ये जो वर्ग अंतराल मिल गया, यही हो जाएगा हमारा कौन सा? बहुलक का वर्ग अंतराल। बहुलक वर्ग अंतराल जब आपसे कहे तो जिसमें बारंबारता सबसे अधिक हो उसको पकड़ लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्ग अंतराल कौन सा? बहुलक, बहुलक वर्ग अंतराल। ठीक है, बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा आपका। अब इसमें करना क्या है, इसमें जो भी बहुलक वर्ग अंतराल आया आपको लिख लीजिए, 3, 5 ये आया। अब इसमें जो 3 है ना, वो होता है एल, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, जहां से शुरुआत हुई है उसे बोलते हैं निम्न सीमा। एल की वैल्यू कितनी है इसमें? 3। ठीक है, फिर क्या है ये 5, 5 क्या है? उच्च सीमा, उच्च सीमा यानी कि एल की वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगी एल की वैल्यू 3, उसके बाद फिर उच्च सीमा बोलते हैं, यानी कि उच्च सीमा बोल दूं अगर मैं, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा वो। ठीक है, फिर अगर हम बात करें किसकी? एच की। एच मैंने क्या बताया था? एच बताया था अंतर यानी माप बताया था। तो एच यहाँ पर देख रहे हो 3 से 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? अंतर कितने का है? 2 का है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 आ गई यहाँ पर। ठीक है, और मुझे किसकी वैल्यू हमें चाहिए? अब मुझे एफ की वैल्यू चाहिए, F1, 2, F सबकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चल रहा है सब कुछ। अब देखो यहाँ पे जो मेरा 8 आया ये होता है मेरा एफ, फिर यहाँ पर जो ये 2 है ये होता है मेरा F2, क्योंकि F2 क्या होता है? F के बाद वाला, तो ये F के बाद वाला, F के पहले वाला क्या होता है? F1, F1 ये हो जाएगा मेरा F1। सबकी वैल्यू पता चल गई? सबकी वैल्यू पता चल गई? फिर से देख लो, इसमें तुम्हें पहले क्या देखना है, क्वेश्चन हमें दे दिया। अब देखो सबसे ज्यादा अधिक बारंबारता किसकी है, तो सबसे ज्यादा अधिक बारंबारता है इसमें सबसे ज्यादा अधिक बारंबारता है 8। इसके रिलेटेड मतलब इसमें जो हमारे पास वर्ग अंतराल दे रखा है उसे देख लो, इसके अकॉर्डिंग कौन सा भाई? इसके रिगार्डिंग ये वाला है 3 से 5, ये हो गया मेरे पास बहुलक वर्ग अंतराल। इसमें निम्न सीमा हो जाएगी मेरी एल, ये 3। अब उच्च सीमा का कोई काम नहीं, उच्च सीमा का मेरा कोई काम नहीं, एल का काम है। एल मेरे पास हो गई 3, फिर इनका डिफरेंस आता है एच, वो कितना हो गई? 2, ये देखो 2 है ये। ठीक है, फिर क्या हो गई? फिर हमें चाहिए एफ। एफ क्या होता है? वही जो हमने बहुलक निकाला है, जो हमारी बारंबारता सबसे अधिक है, मेरा हो जाएगी एफ 8। ठीक है, फिर मेरे पास क्या हो जाएगी? F1 जो बारंबारता में जो सबसे अधिक है, मतलब जो मैंने बहुलक वर्ग प्राप्त किया उससे पहले वाला ये, उसके बाद वाला F2 हो जाएगा। सारी वैल्यू मिल गई, फटाफट फार्मूले में पुट कर दो। ठीक है, चलो भाई पुट करते हैं इसे। मैं और इसको सही से लिख देता हूं तो समझ में आ गया होगा। चलो पैसा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या क्या मिल गया, सारी जो हमें वैल्यू मिल गई। हमें एल की वैल्यू मिल गई कितनी? एल की वैल्यू मिल गई मुझे 3 यहाँ से। एच की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी? एच की वैल्यू मिल गई मुझे 2, क्योंकि अंतर कितना है? माप इसकी है 2। फिर मैं एफ की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एफ की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? एफ की वैल्यू मिल गई मुझे 8। फिर मैं F1 की वैल्यू भी मिल गई मुझे, F1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 7। F2 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 2। ये सारी वैल्यू मुझे मिल गई। अब मेरे पास फार्मूला है, पुट कर दो। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और ये आई थिंक इतना मुश्किल भी नहीं है, आप एक बार बार लिखेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो याद हो जाएगा। अब आप बहुलक निकालना है भाई साहब। चलो एल की वैल्यू रखो, एल की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू यहां पर हमें देख लो 8 दे रखे, 8 माइनस F1 की वैल्यू कितनी है? 7 डिवाइड बाई, अब देखो 2F यानी कि 2 इंटू एफ करना है, तो 2 थे 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर F1 माइनस F1, तो माइनस F1 की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू H कितना है? H है 2 हमारे पास, H है कितना? 2 है। चलो भाई सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? 3 प्लस 8 में 7 जाएगा 1, 16 और ये 7 2 9 कितना हो जाएगा? 7 2 9 हो जाएगा, 16 से 9 जाएगा 7 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 1/7। और यहाँ पे बाहर 2 भी है, बाहर 2 भी है, तो चाहो तो इसको एक साथ ही लिख सकते हो। कितना लिख सकता हूँ इसे? 2/7 लिख सकता हूँ ना, 2/7 लिख सकता हूँ। अब क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करो, आपको पता है इसे हम कैसे लिखेंगे। 7 3 21 2 23/7। अब 23/7 को कैसे लिख सकते हो? भाग दे दो भाई 23/7, यानी कि कितना हो जाएगा? 7। इस तरीके से भी दे सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। 7 3 21 से यहाँ 23 लिख दो, यहाँ 7 के भाग देना भी बताएं भाई। 7 3 21 कितना जाएगा? 3 से की जगह 2 पॉइंट लगाओगे 0 मिलेगा, 7 दूना 14। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6, फिर पॉइंट लगाओगे तो हो जाएगा 0, और फिर 7 5 35, 7 8 56। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 3.28 करीब, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बहुलक। ठीक है, क्लियर है? इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि इसमें आपसे कई बार ऐसा करता है कि यहाँ पे उच्च वर्ग, यहाँ पे निम्न वर्ग की बात की थी हमने, फिर यहाँ पे उच्च वर्ग की निम्न सीमा, उच्च सीमा की बात की थी हमने। इसमें करता क्या है ये
इसमें कोई एक गायब कर देगा, उसमें आपसे F1 F2, अगर इसे ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो इसमें आपको एक गायब कर देगा, चाहे F1 गायब कर दे चाहे F2 गायब कर दे, कह देगा इस P की, यहाँ पे P दे देगा, Q दे देगा, इसकी वैल्यू बताओ। तो बस यही फॉर्मूला आपको रखना है, लेकिन उसमें बहुलक की वैल्यू दे रखी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा एक बार ताकि ऐसा क्वेश्चन है। बाकी ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इतना तो हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसे करके जाइएगा, बिल्कुल ट्राई करके जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना है बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन भी इसी से है, सांख्यिकी से ही है, लेकिन उसमें बहुलक की जगह हमें क्या निकालने को दे दिया, माध्यिका निकालने को दे दिया। अब मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल भी आपको पता होना चाहिए कि बहुलक कैसे निकालते हैं, वो नॉर्मल मैंने बताया आपको कि नॉर्मल के लिए आपको क्या करना होगा बहुलक के लिए, कि जिसमें सबसे ज्यादा अधिक बारंबारताएं आई हों, जिसमें सबसे ज्यादा बार नंबर जो रिपीट हुआ हो वही हमारा बहुलक हो जाएगा। इस तरीके से माध्यिका में मैंने दो चीज बताई थी आपको कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सम है या विषम है, ये देखना होता है। ठीक है, अगर सम होता है तो होता है हमारे पास n+1/2 टर्म जो होता है। इस तरीके से अगर हमारे पास विषम हो या सम हो तो उसके लिए दो अलग फार्मूले होते हैं, वो मैंने डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, ये हमें एक साड़ी दे रखी है, एक टेबल में हमें बताया रखा है कि वर्गांतर और बारंबारताएं फिर से दे रखी है, और हमसे कह रहा है कि इसमें माध्यिका बताइए। चलिए भाई देख लेते हैं इसको भी क्या कह रहा है। वर्गांतर, ठीक है, और फिर ये हो गई हमारे पास बारंबारता। चलो भाई फटाफट 0 से 10, इस बार हमें ये दे रखा है वर्गांतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40 और फिर 40 से 50। यही है, हाँ बिल्कुल सही है, यही है हमारे पास वर्गांतराल। फिर हमें यहाँ पर दे रखी है बारंबारताएं। बारंबारताएं किस तरीके से दे रखी है, बारंबारताएं दे रखी है मुझे 4, 13, 18, 9, 6। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है ना, इसमें इस तरीके के सवाल को जो हम माध्यिका निकालने को कहा है, इसमें हमें इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें है माध्यिका निकालना। माध्यिका एक होमवर्क मैं आपको ये देना चाह रहा हूं कि मैं इसमें माध्यिका निकलवा दूंगा, आप इसमें बहुलक बताइएगा निकाल के कि इसका बहुलक क्या आ रहा है। वही फार्मूला जो मैंने पीछे बताया, L प्लस F1 डिवाइड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, उसी फार्मूले पे रख के इसका बहुलक बता के बताना और कमेंट में बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, वहां से हम देखेंगे इसको। अब मुझे इस फार्मूला इसका लिखने दीजिए जो हमारे पास माध्यिका है, इसमें क्या निकलना है, माध्यिका का फार्मूला होता है क्या, वो वाला नहीं, वो तो होता है जब हमारे पास सिंपल नंबर दे रखे हो तो उसको हम अरेंज करते हैं आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं, वो वाला फार्मूला। लेकिन इसमें जब हमें साड़ी देते हैं, मतलब एक टेबल के जरिए हमें निकालना हो क्या हमारी माध्यिका, तो उसमें हम लिखते हैं माध्यिका, इसको या एम बोल दो या एम ई भी बोलते हैं, अलग अलग मतलब आपकी जो विद्या वगैरह है उसमें एम लिखा हुआ है, बुक में जाएंगे तो एम ई वगैरह भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें माध्यिका का हमारे पास फार्मूला होता है एल प्लस, इसमें भी आता है हमारे पास निम्न सीमा एल प्लस, ठीक है, ये आ रहा है स्क्रीन में, नहीं तो मैं और थोड़ा इधर लिख देता हूं। ठीक है, m इज इक्वल टू एल प्लस, यहां पे हमारे पास हो जाएगा ब्रेकेट एल प्लस n बाई 2 माइनस का c, इसे c ऑफ f भी बोलते हैं, इंटू h है, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ये f। ठीक है, ये होता है हमारे पास माध्यिका का फार्मूला, इसे भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माध्यिका से हमारे पास कई बार सवाल आ चुके हैं। चलो भाई, ये हो गया हमारे पास फार्मूला। अब इसमें क्या है भाई, इसमें जो L है ना हमारे पास, इसमें भी हमारे पास L है निम्न सीमा, मतलब हमें एक वर्ग मिलेगा अभी, इसको फिर से लिख देता हूं मैं, निम्न सीमा, ठीक है, एक जैसे ही मैं यहाँ पे भी माध्यिका ढूंढूंगा ना तो हमें क्या मिल जाएगा, एक वर्ग मिल जाएगा, और उस वर्ग अंतराल में जो L होगा जो कम वाला होता है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, उच्च सीमा हमारी बड़ी वाली हो जाएगी। H वही है, अंतर है इनके बीच का, अंतर फिर से हो जाएगा, कितना है डिफरेंस, H यानी कि माप या अंतर बोल दो इसे। ठीक है, अब इसमें F क्या है, इसमें हमारी F है जो माध्यिका है, माध्यिका की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, ठीक है, माध्यिका की वैल्यू हो जाएगी। और माध्यिका की वैल्यू का मतलब ये है कि जो F हो जाएगा ना हमारे पास, ये जो बारंबारता होगी, F माध्यिका मत लिखो, F लिख दो यहाँ पर, बारंबारता, बारंबारता हो जाएगी। फिर क्या बचता है हमारे पास, CF बचता है। अब CF कैसे बचेगा उसके लिए मैं साड़ी एक बार बना देता हूं, ठीक है, टेबल बनाते हैं उसके बाद समझ में आएगा कि होता कैसे है। चलो इसका सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, और मसला है कि बहुत लंबी हो जाएगा तो मैं इसे दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा पूरा, तो मेरे साथ ही चलिए आप एकदम। ये देखिए इसमें क्या है, वर्गांतर, तो मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पर, वर्गांतर बोल दो या वर्गांतराल बोल दो, जो भी आपको समझ में आए, वर्गांतर, फिर है यहाँ पर बारंबारता, बारंबारता, फिर क्या हमारे पास बारंबारता, और फिर यहां पर आता है एक संचयी बारंबारता। क्या आता है, संचयी बारंबारता।
चलो भाई, ये हमें टेबल बनानी होगी। कैसे? देखो, वर्गांतर में जो दे रखा है वो तो क्वेश्चन से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, ये अब मुझे मिल गई है, मैंने टेबल बना ली। बारंबारता भी लिख लेना होता है। 4, 13, 18, 9, फिर 6 ये दे दी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि संचयी बारंबारता कैसे लिखना है। तो संचयी बारंबारता के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, अगर शॉर्ट ट्रिक में मुझसे कोई पूछे कि कैसे लिखना होगा नन भाई, तो मैं ये बताऊंगा कि देखो 4 यहां पर है, उसके बाद इसको जोड़ दिया करो, अगला टर्म इसको इसको जोड़ दिया करो, ये वाला टर्म इसको इसको जोड़ दिया करो, ये वाला टर्म। ऐसा करते क्यों है? क्योंकि ये जो कहता है संचयी बारंबारता, ये इस वर्ग अंतराल के लिए 0 से 10 तक हमारे पास कितनी है? सिर्फ 4 है। अब हमें जब 10 20 तक आना है ना, तो हमें 0 से 20 तक देखना है, तो 0 से 20 तक ये दोनों को लेना होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस तरीके से जोड़ते चले जाते हैं। 13 और 4 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। फिर क्या करना होता है, अब ये 0 से 30 तक की हमें चाहिए, तो इन तीनों को जोड़ना होता है। 20 से 30 तक की में तीनों को जोड़ना होता है। कैसे जोड़ना? तो इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इतना दिमाग न लगाने में क्रॉस जोड़ते हुए चले जाते हैं, लास्ट में वैल्यू आ जाती है। जैसे देखो 4 यहां गया, फिर 13 4 17, इसको प्लस कर दिया, फिर इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 17 8, 17 18, 17 17 34 और 1 35। फिर क्या कर दो, फिर इसे देखिए इसका क्रॉस ऐड कर दो, तो 35 और 9 कितना हो जाएगा? 9 5 14 44। ठीक है, फिर इसको ऐड कर दो, 44 और 6 50। तो इस तरीके से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन से समझ लीजिए एक तरह का, उससे हमारी संचयी बारंबारता की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो आता है सम ऑफ, ये होती है 4 13 4 17, वही सम आएगा। देखो 13 4 17, 17 और 18 हो गए हमारे पास 35, 35 और 9 44 और 6 50। तो हमारे पास ये आ गई 50। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 50। तो ये जो आई है ना, ये एन की वैल्यू होती है। ये क्या होती है? एन की वैल्यू होती है। अब एन की वैल्यू आ गई 50, तो क्या करेंगे हम, एन की वैल्यू जैसे ही आ गई 50, और मुझे चाहिए क्या, मेरे फॉर्मूले में चाहिए n/2। फटाफट निकालो भाई, n/2 यानी कि 50/2 कितना दिया? 25 आ गया। अब इस 25 के जरिए, अब इस जो 25 आया है वो हमारी माध्यिका हो जाएगी, वो हमारी माध्यिका है। अब इस फार्मूले में देखो कि इस टेबल में देखो 25 कहां लाई करेगा, ये मुझे बताओ थोड़ा ध्यान से, जल्दी नहीं करना, बिल्कुल संभाल। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने भाई मुझे वर्गांतराल और बारंबारता दे रखी, तो उससे मैंने संचयी बारंबारता निकाल लिया। बहुत आसान है। अब संचयी बारंबारता के बाद आपको क्या करना होगा, जो n की वैल्यू आई है, n मतलब जो बारंबारता है उनको जोड़ दो, n की वैल्यू आ गई, फिर n/2 निकाल लो। n/2 कितनी आ गई? 25 आ गई। n/2 25 आ गया। अब देखो 25 कहां लाई करता है? 17 से 35 के बीच में लाई करता है कि नहीं 25? ठीक है, तो हमें उच्च वाला लेना होता है। उच्च वाला मतलब कि वो जो 25 से ज्यादा वाला वर्ग अंतराल किस में आ रहा है, तो मैं देखूंगा तो एक 17 आ रहा है, 17 से 35 के बीच में आ रहा है, तो या तो 17 वाले में ले लूं या तो 35 वाले में। तो मैं 35 वाले में लूंगा, क्योंकि वो 17 से 35 वाले में आ रहा है। इसमें 17 तक आ रहा है और इसमें 35 तक आ रहा है, तो यानी 25 इसमें ही तो आएगा, ये वाले में। तो मेरी ये जो हो जाएगी ना, ये वाली लाइन मेरे काम की है। इस फार्मूले में यही वाली लाइन, ये माध्यिका वाली लाइन हो जाएगी। ये होता है हमारे पास माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग आ गया। अब जैसे ही आ गया माध्यिका वर्ग अंतराल, तो इसमें 20 जो है वो एल की वैल्यू आ गई। मैंने बताया था, जैसे ही हम लोग को मिला मिला के क्या करना होता है, निकालना होता है वैल्यू। और वो कैसे मैंने निकाला? माध्यिका वर्ग। और माध्यिका वर्ग कैसे निकाला? माध्यिका वर्ग निकाला मैंने यहां से अपने एन से। एन कैसे निकाला? एन निकाला यहां से। और ये कैसे किया? संचयी बारंबारता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल की वैल्यू मेरे पास आ गई 20। मुझे और किस किस की वैल्यू चाहिए? एन की, n/2 की वैल्यू मुझे मिल गई है 25 मिल गई n/2 की वैल्यू। अब ये CF क्या होता है? CF ये संचयी बारंबारता का वो टर्म होता है, वो पद होता है कि जो हमने वैल्यू ली है ना, जैसे कि मेरी 25 इसके अंदर आती है, तो उससे एक पहले वाली, यानी कि ये हो जाएगी मेरी CF। CF कह दो या C भी बोलते हैं बहुत जगह, C भी आप कह सकते हो इसे। तो मेरी C की वैल्यू आ गई 17 और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? L की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, N की वैल्यू गई 50 और F जो होता है हमारे पास, F वो क्या होता है? ये होता है F, ये टर्म होता है, ये टर्म जो हमारी माध्यिकाओं के बीच में आ रही है। ठीक है, माध्यिका वर्ग में जो आ रही है वही हमारी F की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर जो बारंबारता होती है वो हमारी F हो जाती है। हमने यहाँ पे बात की थी बारंबारता होती है। ठीक है, अब मुझे फार्मूला अप्लाई करना है, तो जो सारी वैल्यू मिल गई है उसको मैं इसको मिटा रहा हूँ, और जो मुझे वैल्यू मिल गई है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसको यहाँ पर कर दूंगा, मिटा दूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए आप। ठीक है, और अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा रिवाइंड करेंगे वीडियो, तो वो चीज जो बताई है वहां क्लियर कर दी मैंने। जो वैल्यू देखी देखी मैंने F की भी निकाल लिया, 18 आ गया। N की वैल्यू मेरी 25 आ गई, n/2 की वैल्यू 25 आ गई। L की वैल्यू 20 आ गई, क्योंकि मेरे पास वर्ग अंतराल का मिल गया। H की वैल्यू कितनी है? H यानी कि डिफरेंस इनका, तो 30 20 कितना, 10 का डिफरेंस है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। और कुछ निकालना था? CF की वैल्यू, CF की वैल्यू मेरे पास 17 आ गई। CF कह दो या C कह दो, दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फटाफट इसको अप्लाई करेंगे इस फार्मूले में और आंसर मिलेगा भाई अपने को। देख रहे हैं भाई 2 नंबर के क्वेश्चन में कितनी मेहनत करवा रहे हैं ये। अब क्या करना है हमें,
देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला दे रखा था, इसमें मैं वैल्यू रखता हूँ फटाफट। एल निकालना है अपने को माध्यिका। एल की वैल्यू कितनी है अपने पास? एल की वैल्यू है 20। 20 देखो यहाँ पे सारी वैल्यू मैंने रखी है। एल की वैल्यू है 20 प्लस एन बाई टू की वैल्यू है 25 माइनस के सी एफ। सी एफ की वैल्यू कितनी है? सी एफ की वैल्यू है 17 बटे एफ। एफ कितना निकाला मैंने? एफ देखो यहाँ से, एफ की वैल्यू अपने पास 18। चलो भाई एफ की वैल्यू 18 आ गई, इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 10 आ गई। देखो ये सब तीनों वैल्यू, हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो एफ यहाँ पे 18 है, सी एफ 17 है हमारे पास, एल की वैल्यू 20 है मैंने ले ली, एच की वैल्यू 10 है, एन बाई टू, ये एन की वैल्यू 50 है लेकिन हमें रखना क्या है? एन बाई टू, तो वो 25 आ गया। क्लियर है? चलो आओ भाई, तो अब यहाँ से लिख दो एन की वैल्यू 20, फिर 25 माइनस 17 कितना जाए? 9 8 17 और 8 हो जाएगा आपके पास। देखो हो जाएगा, यहाँ से घटा लो ना, 15 में 7 गया 8, 8 बटे 18 गुणे 10। चलो अब बताओ भाई। हाँ अब देखो इसको क्या करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, इसको जैसे भी चाहो सॉल्व करना सॉल्व कर सकते हो। मैं चाहूँ तो इसको अभिष्कार तक 2 चौक 8 2 9 18 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम की वैल्यू आ गई यहाँ पास 20, यहाँ प्लस है बीच में भाई साहब, 20 प्लस 4 दाहियन 40 बटे 9। अब चाहो तो पहले इसको भाग कर लो, फिर इसको इसमें जोड़ दो, या चाहो तो यहां से 20 नवा कितना हो जाएगा? 180 प्लस का 40 बटा 9, तो 180 और 40 कितना हो जाएगा? 220 बटा 9। अब इसको भाग कर दो, क्या करोगे? भाग कर दो, यहां पर देख लो भाई, 220 बटा 9, तो 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18, 12 में से हट गया 4, फिर कितना? 9 चौक 36, कितना आ जाएगा? 6 गया 4, फिर 0 9 चौक 36, ठीक है। अब पॉइंट लग जाएगा, 24 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आएगा लगभग आपके पास, आप निकाल सकते हो इसको, ये आएगा आपके पास 24.4 के करीब। और ये क्या है हमारे पास? माध्यिका की वैल्यू है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे जो चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था वो माध्यिका की वैल्यू पूछ रही थी, एक साड़ी देके वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी क्या कहूं मैं, अगर आप फॉर्मूला याद रहेगा तो ही आसानी से निकलेगा, वरना इसमें तो बहुत मुश्किल है। एक होता है तुक्का, इसमें तुक्का किस एंगल से लगाओ ये मुझे बताओ, तुक्का तो लगना ही नहीं है भाई इसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये फार्मूला आपको याद करना होगा, और इस फार्मूले में क्या क्या वैल्यू मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। ऐसा ना हो कि अलग अलग कुछ वैल्यू रखा हो। ये है आपकी निम्न सीमा, बारंबारता, माप क्या है, दोबारा से देखना, दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करना, और इस पर और क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको निकालना है। एक होमवर्क मैंने इसमें क्या दिया है, इसका आपको बहुलक निकालना है। जो भी मैंने बैक पिछला क्वेश्चन करवाया है पीछे देखिएगा, उसमें बहुलक का फार्मूला बताया है, उस पर रख के फटाफट बताना है आपको, ठीक है। अब हमारे पास बचा हुआ अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, फटाफट करते हैं क्वेश्चन। अब वीडियो थोड़ा लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन अगर हम अभी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे तो हमारे पास 1 मार्च को एग्जाम ही है भाई, तो कब फिर सॉल्व करोगे? 10 फरवरी होने को है, हमारे पास कम टाइम बचा है, हमें थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा और आपको भी हमारे साथ एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, और ये भी एक आसान क्वेश्चन है, ऐसा तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये हमारी वास्तविक संख्या से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वेट मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं, अभाज्य विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है 96 और 404। इनका मुझे मासा निकालना है, बोले तो हमें निकालना है HCF, महत्तम समापवर्त, यानी कि मासा क्या होगा, और हमें लासा भी बताना है, यानी कि LCM, लासा, ठीक है। ये बताना है हमें, दो चीज बतानी है, फटाफट बताओ भाई। और किस किस विधि से बतानी है, इसमें बताया हुआ है किस विधि से बतानी है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से बतानी है। चलो भाई बताओ, ये मैं बता चुका हूं आपको बार बार, ये कितना मर्ज इसको बताऊं आपको, बार बार मैंने बता दिया है। इसका एक तरीका होता है, आप सिंपल करो कि 96 के लिए मुझे लिखना है, ये बताओ कि 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, फिर 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। एलसीएम के लिए देख लो हमारे पास की लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कौन सी इसमें हाइयर पावर, जो 2 और 3 और 5 करोगे अभाज्य गुणनखंड, उसमें सबसे अधिक वो जो घात वाली संख्या होगी उनको ले लो, उनका मल्टीप्लाई कर दो, जो बेनिस्ट हो, जो दोनों में कॉमन हो वो लेना है। इस तरीके से सेफ में जो सबसे कम वाली हो वो ले लो, ठीक है। अब आओ इसमें करो क्या, 96 का निकालो भाई फटाफट, अभाज्य गुणनखंड करो 96 का, 2 चौक 8, 1 2 8 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से कितना आ जाएगा, 2 12, सॉरी कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 एकम 3, ठीक है, दिख रहा है। हाँ अब देख लो क्या है, ये यहाँ पे लिख लो 2 गुणे, इसको मैं दूसरे उससे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, इससे लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 5 बार है, गुणे 3 आ गया, ठीक है। ये किसके आ गया, ये 96 का आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 96 इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 3, लिख सकता हूँ कि नहीं,
1 2 3 4 5 है, 2 की घात 5 लिख सकता हूँ, गुणे 3 एक ही बार है तो एक ही बार लिख दिया। अब 404 का कर लो भाई साहब, 404, 404 का विभाज्य गुण, अभाज्य गुणनखंड मैंने बताया कि उसी गिनती से हमें काटना है जो अभाज्य है। अभाज्य जैसे 2 3 5 7 और 11, ये सब मैं बता चुका हूं पहले भाई। चलो 2 से काटो, 2 दूना 4, 2, फिर 2 1 0 1। अब बताइए किसे कटेगा मेरे भाई? ये तो आई थिंक 101 तो नहीं किसी कटने वाला है, क्योंकि 101 हमारे पास हुआ है तो 101, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 101, सॉरी 101 एक कम हो जाएगा ना भाई, 101 एक कम हो जाएगा। अब करना क्या है मुझे, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं दो की, इसको देखते 2 गुणे 101, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 गुणे 101 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 101, ये आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब मुझे ये बताना है HCF। अब HCF के लिए क्या करना होता है, मैंने बताया था HCF के लिए सबसे कम घात वाली लेनी होती है जो दोनों में कॉमन हो। तो मैं एक बार क्या करता हूं, इसको सही से लिख देता हूं, यहाँ फॉर HCF लिख देता हूं मैं HCF के लिए, दिख रहा है आपको, HCF के लिए, HCF के लिए क्या होगा, HCF के लिए, HCF के लिए हो जाएगा हमारे पास, देखो 96 को मैं लिख देता हूं यहाँ पर, 96 बराबर 2 की पावर 5 गुणे 3। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 2 की पावर 5 को क्या लिखता हूं मैं, 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3, क्योंकि ये ऐड होके 2 की पावर 5 ही हो जाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा 404, और 404 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 404 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणे 101। अब मुझे क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है कि इसमें हमें क्या बताना है, HCF बताना है, ठीक है। क्या बताना है, HCF बताना है। तो चलो भाई HCF बताओ। अब HCF के लिए मैंने क्या किया था, HCF के लिए मैंने कहा था कि सबसे कम घात सबसे कौन सी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि कॉमन कौन सी है। तो आप जब कॉमन देखोगे तो इसमें देखोगे कि भाई ये देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, बस यही दो चीज है जो दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन हमें मिल गई तो क्या हो जाएगा, ये इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणे 2, 2 दूना 4। तो इस तरीके से 4 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर HCF। अब LCM के लिए क्या करोगे, तो इसमें LCM भी करो। LCM मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप LCM इसका निकाल लेना। LCM के लिए क्या करना होता है कि जो हमारे पास सबसे अधिक घात वाली संख्याएं होती हैं, मतलब जो इसमें सबसे उभयनिष्ठ है, कॉमन घात वाला आ रहा है, उन सबको गुणा कर दो, उन सबका मल्टीप्लाई कर दो, वहां से आ जाएगा। अगर नहीं कर पाना तो बताना, मैं कमेंट पे दोबारा अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसे बताऊं मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। फटाफट हम लोग मूव करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है कि दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। बताओ भाई। ये मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बोर्ड में, उसमें से एक है ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। हो सकता है यहां बदल दे, √3 की जगह √2 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, या हो सकता है 2√3 आ जाए, 2√5 आ जाए। ये बदल देंगे लेकिन कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज लगना है भाई। ये क्वेश्चन आप एकदम, अगर ये क्वेश्चन कोई छोड़ के जा रहा है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है मेरे भाई। वो अपना 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अभी तो वो 2 नंबर में आया है, कभी कभी 5 में भी आ जाता है। उसमें आपको लंबी प्रोसेस करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी मैं बताऊंगा कैसे करना होता है इसे, बात खत्म हो जाएगी। चलो भाई साहब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप बाद मेहनत कीजिए। नाम भाई आपने कहा था, मैंने तो बताया था करने के लिए, भाई आपने भी सॉल्व किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर √3 अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें मानना होता है। तो भाई मान लेते हैं हम लोग, माना, ये वन मैथ का रूल है, मानना तो पड़ेगा ही, मैंने आपको बताया था। तो माना √3, क्या मानते हैं हम लोग, √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है पहले हम लोग को, परिमेय। इसका कॉन्ट्राडिक्ट मानते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि अपोजिट समझ लो कि जो हमारे पास है √3 हमें एक अपरिमेय बताना है, लेकिन हम मानते क्या है कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। तो जब √3 एक परिमेय संख्या है ना, तो अब मैं बात करूंगा आपसे कि जब ये √3 एक परिमेय संख्या है तो आप इसको किस तरीके से बताओगे। अब मुझे पहले बताओ कि परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, बताओ। वास्तविक संख्या में कितनी बार को बता चुका हूं कि परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जो p/q के रूप फॉर्म में हम लिख पाए, p/q के रूप में हम जिसे लिख पाए। यानी कि परिमेय संख्या वो भी होगी, कोई भी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख पाए, वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब q 0 के बराबर नहीं होगा। एक चीज और हम यहाँ पे मानते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, तथा p और q, यानी कि √3 के जो परिमेय संख्या होगी p और q, मतलब √3 एक परिमेय संख्या है, यानी अतः इसे हम क्या p/q के रूप में
लिख सकते हैं। अब आपके जो विद्या होगा या बुक होगा उसमें अलग अलग हो सकता है, ये पी बाई क्यू की बजाय ए बाई बी लिया हो या सी बाई डी लिया हो, कुछ भी ले लो, उससे आपको क्या फर्क है, क्योंकि बस आपको ये बताना चाहिए कि एक फ्रैक्शन के, एक भिन्न के फॉर्म में होना चाहिए, और अतः पी बाई क्यू के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने माना ये एक परिमेय संख्या है, और क्या है कि रूप में लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पे एक चीज और क्या मानी है कि पी तथा क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, मतलब जो गुणनखंड होंगे, ये क्या है, सहअभाज्य है। तथा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, पी तथा क्यू सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये मुझे बता दोगे ना भाई, तो समझ लो ये क्लियर है आपके लिए, ये इसमें फिर मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो मैं इसको क्यों बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि लिखने वाला सवाल है, मतलब आपको वहां पे लिखना होगा, तो वो रट के जाते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप समझ के जाइए, तो आप उसमें और अच्छे से न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, वहां पे और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये देखो, आप ये करो कि सहअभाज्य है। अब मुझे बताओ सहअभाज्य का मतलब होता क्या है। मैंने आपको बताया था सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 4/8, अब सहअभाज्य का मतलब ये किसी एक ही संख्या से कटे, तो वो कौन सी होगी, वो 2 हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। मैं अगर मान लू 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ठीक है। अब 2 चौक 8, और फिर क्या हो जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4। अब इनको और कोई नहीं काट सकता, और कोई नहीं काट सकता, मतलब ये सबसे कम कितने में लिख सकते हैं, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 के रूप में। तो यानी कि 1/2, यहां पर 1 और 2 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, 1 और 2 सहअभाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि इनका गुणनखंड जो है, कि अब इनको जो काट सकता है वो सिर्फ एक ही है और कोई नहीं काट सकता, क्योंकि मैं 2 कम 2 1 कम 1 ही कर सकता हूं। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनको एक साथ काट दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है ना। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 12/16। अब मुझे बताओ इसको कैसे काट सकते हो, तो मैं कहूंगी पहले तो आप 4 से 2 से काट दिए, मैं डायरेक्ट 4 से काटता हूं, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 चौक 16, ठीक है, 4 3 12, 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा, 3/4। अब मैं आपसे कहूं कि एक ऐसे सेम नंबर से काटो, एक ऐसे सीधे नंबर से काटो जो पूरा कट जाए, तो आप कहोगे कि नहीं भाई ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो इस वजह से 3 और 4 क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका गुणनखंड क्या है, सिर्फ 1 है। क्लियर हो गया, सहअभाज्य बहुत जरूरी है, अगर सहअभाज्य नहीं समझ में आएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट पानी पानी हो जाएगा भाई साहब, समझ में नहीं आने वाला है। तो उसके बाद क्या करना होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो सहअभाज्य है वो ये ध्यान में रखना होगा कि सहअभाज्य का मतलब आपने ये बताया है मुझे कि जो P और Q है उनका गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा नहीं, ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 ना 6 ना -1 ना 0, कुछ नहीं, सिर्फ 1 होना चाहिए, मतलब सहअभाज्य है। अतः एक बार फिर से इसको भी लिखता हूं, इसलिए इनका गुणनखंड केवल 1 है, 1 है या 1 होता है, ये तो सहअभाज्य है। तो आप इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में देख के लिख सकते हैं। इसकी जो और प्रॉपर लैंग्वेज है वो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, जो मैंने सॉल्व कर रखा है, उसमें क्या होगा कि आप वहां से एग्जैक्ट देख पाएंगे कि क्या आती है हमारी वैल्यू, ठीक है। और अब क्या करना होगा, यहाँ पे माना है कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मेन सोल्यूशन तो वहां से स्टार्ट ही हो गया है, यहाँ से अब देखो P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो √3 इज इक्वल टू P बाई क्यू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो वैसे वर्गमूल लेना है तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल पे 3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और यहां से p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। कैसे हो गया भाई, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो p स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, और ये √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 एक गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। हमें यहां से क्या पता चल रहा है, हमें यहां से पता चल रहा है कि अगर मैं क्यू स्क्वायर को ये लूं, यानी कि 3 है मेरा, वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है, यानी कि 3p स्क्वायर को विभाजित, ये लिखना पड़ेगा आपको, जो मैं लिख रहा हूं ना बोर्ड पर, वो सारा आपको मेंशन करना पड़ेगा अपनी एग्जाम कॉपी में भी, तभी नंबर मिलेंगे। 3p स्क्वायर को विभाजित करता है, चूंकि यहाँ पे चूंकि और ये होता है इसलिए, ये देखो 3 बिंदु लिखो ताकि अतः वगैरह ना लिखना पड़े, ये चीज समझो, एग्जाम की कॉपी में मेंशन करना होगा। इसलिए 3p को भी विभाजित करता है। अगर 3p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3p को विभाजित करता है ना भाई, ये कैसे, आओ देखो इसको। अगर एक गिनती मान लो, मैंने मान लिया p स्क्वायर मैंने मान लिया, अगर 3 से कट रहा है तो क्या हो सकता है, 3 मैं 9 मान लेता हूं। अब देखो अगर 9 3 से कट रहा है तो वो संख्या खुद, यानी कि अगर 9 ये मैंने लिया, चलो p की वजह मैंने 9 ले ली, तो यानी कि जो 3 होगा वो भी तो 3 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। नहीं समझ में आया, चलो रुक जाओ फिर से बताता हूं, देखो डरने की जरूरत नहीं है,
इसको मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नंबर है, जो अगर एक नंबर है वो किसी के स्क्वायर को काट रहा है, किसी के वर्गमूल को काट रहा है, तो वो उस संख्या को भी तो खुद काटेगा। जैसे कि अगर मैंने ले लिया यहां पर 81, 81 3 को काट रहा है, 81 अगर 3 को काट रहा है तो कैसे काटेगा, तो मैंने भी बताया भाई, क्योंकि 81 काटता है 3 को, 3 27 चौका 27 तरीक का होता है 81, 27 आ रहा है। अब मैं कहूंगा कि ये किसका वर्गमूल है, ये वर्गमूल है 9 का, तो फिर 9 बटा 3, 3 तरीक का 9, तो यानी कि ये देखो ये स्क्वायर को भी काट रहा है इसके 81 और ये 9 को भी काट रहा है, यानी कि कोई संख्या अगर 3p स्क्वायर को विभाजित करती है तो 3p को भी विभाजित करेगी। ये एक प्रमेय है, अगर आपने वास्तविक संख्या पढ़ रखा होगा अभी तक, मैथ से अगर वास्ता है, कुछ पढ़े रहे हो तो वहां से आप समझ जाओगे कि 3p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3p को विभाजित करता है। ये आपकी पहली प्रमेय। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 से दे दिया। अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी p स्क्वायर की वैल्यू है उसको हम क्या ले लेंगे, माना p की वैल्यू में लेता हूं 2m, क्या लेता हूं 2m ले लेता हूं मैं वैल्यू। जैसे ही मैं p की वैल्यू 2m रखूंगा तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख लूंगा 2m स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं 2m स्क्वायर। तो अब बताओ क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा मेरे पास q स्क्वायर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पे क्या मिल गई है कि हमें देखो एक 3 का गुणनखंड मिल गया। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि गुणनखंड क्या होता है, वो जिसको कोई काट दे। जैसे कि मैंने बताया कि 4 का गुणनखंड है हमारे पास, 2 है और 4 है और 1 है, क्योंकि 2 क्या करता है 4 को काटता है तो वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। एज इट इज यहाँ पर 3 का गुणनखंड क्या है, p का गुणनखंड क्या है 3, क्यों, क्योंकि p को 3 काट रहा है, पकड़ो इसे, यानी कि p स्क्वायर को 3 काटा है तो p को क्या काटा है 3 काटा है, तो ये हो गया इसका गुणनखंड। अब हम यहाँ पर एक और ऐसा संख्या ढूंढ रहे हैं कि जो q को भी काट दे। तो ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ p को 3 काट रहा है वैसे ही q को भी 3 काट दे। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, यहाँ पर 2m ले लेते हैं और जो भी हमारी वैल्यू होती है कभी कभी हम 3m भी दे देते हैं, उसी तरीके से आ जाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4m स्क्वायर आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, या फिर इसको 3m ही ले लेते हैं, यहाँ पर ना 3m ले लेते हैं, क्या लेते हैं 3m। देखो देखो समझो क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ बताऊंगा इसके पीछे की वजह, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स जाऊंगा ना, थोड़ा सा भी टफ जाऊंगा तो बिल्कुल दिमाग से हो जाएगा, फिर कहोगे अच्छा काम भाई रटा ही दो इसे, समझाओ ना। देखो p इक्वल टू 3m आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 3m ले लो। अब 3 3 से कितना हो जाएगा 9, 9m स्क्वायर। अब 9m स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तरीक का 9 कट गया ये, तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3m स्क्वायर, q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3m स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे सकता हूँ। अब समीकरण 2 से भी मैं क्या चीज लिख सकता हूँ, देखो ये समीकरण 1 था, एक 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर था, तो यहाँ यानी p स्क्वायर को कौन काट रहा है 3 काट रहा है। क्यों, मैंने कैसे कहा था भाई, देखो ऐसे कहा था कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर बटे 3, ये लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यानी जो भी भाग में जा रहा है 3 भाग में चला गया इसके, तो यानी कि 3 विभाजित कर रहा है किसको p स्क्वायर को। इस तरीके से मैं यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर, तो यानी कि मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो हमारा 3 है ना 3q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है 3q स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः क्योंकि यहाँ पे चूंकि लगाना फिर यहाँ लगाना, इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा। अभी मैंने बताया है कि जब भी कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो उसकी उस संख्या को विभाजित करेगी जो उसका वर्गमूल है, जो उसका स्क्वायर है उसको भी विभाजित करेगी। ठीक है, उसका एग्जांपल इसका एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर 25 को मैं 5 से काटूं, ठीक है 25 को मैं 5 से काटूं तो क्या कहना भाई कट जाएगा 5 आ रहा है। अब 25 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है 5, तो देखो 5 5 से भी कटता है, यानी वो संख्याएं जो किसी के स्क्वायर को काटती हैं वो उसके स्क्वायर रूट को भी काटेंगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट देखते हैं। फिर 3q को भी विभाजित करता है, तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट क्या गया है, हमने क्या माना था कि हमने ये माना था कि हमारी √3 एक परिमेय संख्या है, और उस परिमेय संख्या में कैसी परिमेय संख्या है कि जो p और q क्या है सहअभाज्य है, सहअभाज्य यानी उनका जो गुणनखंड होगा वो केवल एक हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो अब समझो यहां से, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है, अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो हमने क्या माना है वो सहअभाज्य है। दो चीज मानी हमने कि हमारी √3 एक परिमेय संख्या है और सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है तो यानी कि उसका केवल एक होगा गुणनखंड और कुछ नहीं होगा। सहअभाज्य तो उनका गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, लेकिन हमने यहां देखा कि p का भी गुणनखंड 3 है, q का भी गुणनखंड 3 है, तो चूंकि ये एक के अलावा आ रहा है तो यानी कि हमारा हमने जो माना है वो हमने गलत मान लिया है, हमने गलत अवधारणा ले ली है। तो इस वजह से हमारी √3 है वो क्या हो जाएगी, एक √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां से हमने प्रूफ कर दिया है।
अपरिमेय संख्या है। रूट थ्री क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से एक बार देख लो फिर से भाई, आई थिंक इतना आज के लिए काफी होगा, क्योंकि मेरे लिए भी ज्यादा हो गया और आपके लिए भी। अब आपको क्या करना होगा, इसको अच्छे से एक बार देखना, नोट करना है भाई साहब, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो आ सकते हैं। पक्का पक्का लिख के तो मैं नहीं दूंगा भाई कि पता नहीं, लेकिन अब ये मैं पक्का कह रहा हूं कि 100% में से लगभग लगभग इस तरह के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला तो पक्का हो सकता है, बस रूट थ्री की जगह होता है कह दे रूट फाइव, ये कह दे रूट फाइव। क्या करना होगा? कुछ नहीं, एडिटिव वही सब करना है। ये सब ऐसे ही लैंग्वेज उतार जाओगे कि ये होता है, शाहबाज होता है, केवल एक होता है, ये होता है। बस यहाँ क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर p इक्वल टू 3m है, वहां पे इक्वल टू 5m ले लेना होगा। अगर ये रूट टू कह दे, चलो भाई रूट टू के लिए क्या करोगे, तो मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। अब आप ऐसे ही रूट टू के लिए करना, रूट फाइव के लिए करना, रूट सेवन के लिए करना। बस यहाँ पे बता देना, जैसे यहाँ 3m है तो यहाँ कर देना 5m, यहाँ कर देना 2m, यहाँ कर देना 7m। बस यही करना और कुछ है ही नहीं भाई साहब। हलवा क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना होगा। तो मैंने यहाँ क्या बताया, लास्ट वाला पॉइंट मेरा जहन में जरूर रखना कि इनका गुणनखंड केवल एक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो होती है शाहबाज, और शाहबाज की वजह से मैंने 3p आ गया, क्योंकि 3p को भी काट रहा है, 3q को भी काट रहा है। लेकिन भाई हमने तो माना था कि इसका सिर्फ एक काट सकता है, इसे p को ना सिर्फ 3 नहीं काट सकता, p को सिर्फ एक काटेगा, q को भी एक ही काटेगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक और नंबर मिल गया जो 3 है, और 3 है जो p और q दोनों को काट रहा है। तो इसका मतलब कि हमने जो माना था, हमने जो अवधारणा ली थी वो गलत थी। यानी कि हमने जो माना था कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, वो हमने गलत माना था। और सही क्या होगा कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या। और यही हमें प्रूफ भी करना था, दर्शाना था। लास्ट में आपको यही लिखना होगा कि ये सब लिखने के बाद बस इतना लिख देना लास्ट में कि चूंकि यहाँ 3 जो है वो गुणनखंड है किसका, p और q का, अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा सही नहीं है, और रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक हमारा ये सेट ए हो गया है। अभी ऐसे ही 5 क्वेश्चन हमारे पास और है, 5-6 क्वेश्चन है हमारे पास जो सेट बी के हैं, वो भी इसी तरीके से हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। ठीक है, डे 6 में हम उसकी भी बात करेंगे, और हम साइंस की भी वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे खासकर फिजिक्स पोर्शन की, मतलब जो हमारा भौतिक विज्ञान पोर्शन है उसकी हम बात करेंगे डिटेल में, क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होगी, आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।